नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने की कार्रवाई। देशमुख की मुश्किलें फिर बढ़ी। नागपुर शहर में धीरे धीरे हो रहा है कोरोना का कहर समाप्त। शुक्रवार को शहर में केवल 4 पॉजिटिव मरीज। महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित। नागपुर विभाग रहा राज्य में सबसे पीछे। कोकण विभाग में 100% विद्यार्थी पास। और पीपरी चीचवड़ में यम भाई को वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा महंगा। पुलिस ने निकाली यम भाई की बारात, मांगनी पड़ी यम भाई को माफी। और अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कम से कम 3 समन में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया। इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर CBI और ED ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इससे पहले अनिल देशमुख के वकील ने बुधवार को कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच उचित नहीं है और इसलिए वह तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ईडी की जांच वास्तविक जांच के बजाय उत्पीड़न की तरह ज्यादा दिखती है। अनिल देशमुख आज 4.25 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। मेरी जो जानकारी है, कलकत्ता कंपनी हो या JNPT, उड़न, मुंबई, नागपुर के जमीन में पैसा पार्क करना, खुद की परिवार की कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन ट्रस्ट में पैसा रखना, अनिल देशमुख ईडी के सामने आ नहीं रहे क्योंकि 100 करोड़ का सचिन वादे के पैसे का हिसाब नहीं दे पाएंगे। आज नहीं तो कल कभी न कभी अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। नागपुर से कोरोना का लगभग खात्मा हो चुका है। जुलाई 2020 के बाद पहला मौका है जब शहर में कोरोना से पीड़ित महज 4 मरीज मिले हैं। 9 जुलाई 2020 को शहर में महज 4 कोरोना मरीज मिले थे। उसके बाद शुक्रवार को केवल 4 मरीज मिले हैं, जबकि शहर में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि शहर में कोरोना की बेहद बिगड़ चुकी स्थिति अब काफी अधिक नियंत्रण में आ गई है। शुक्रवार 16 जुलाई को नागपुर शहर में कोरोना के केवल 4 मरीज मिले, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भी 5 ही मरीज मिले। नागपुर शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद जुलाई 2020 को 4 मरीज मिले थे और मार्च, अप्रैल तथा मई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ गया था। मनपा अधिकारियों, जिला प्रशासन के अलावा पुलिस की कड़ाई के कारण स्थिति फिर पूरे नियंत्रण में आती चली गई तथा अब हालत यह है कि शहर में मात्र 4 मरीज मिले हैं, जिससे नागपुर शहर वासियों ने राहत की सांस ली होगी। अब नागपुर वासियों यही दुआ करेगी कि जल्द से जल्द वो दिन आए जब नागपुर का आंकड़ा 0 पर पहुंचे और हमारे नागपुर जिले को कोरोना मुक्त जिले के नाम से पहचाना जाए। महाराष्ट्र के पीपरी चिंचवड़ में रहने वाले एक यम भाई नामक गुंडे की करतूत तब उसे महंगी पड़ गई जब यम भाई ने सोशल मीडिया पर एक कोयता लेकर वीडियो डाल दिया, जो वायरल होते ही पुलिस विभाग ने इस यम भाई की ऐसी बजाई कि उसे सरेआम माफी मांगनी पड़ी, जिसकी बारात भी पुलिस विभाग ने निकाली। छक्क्या पंजांचं ऐकून कुत्री पण ताट चालतात।
पण आमचे सूत्र येरोडा जेलमधून आलत्यात. लावा ताकद. जाने वाले जरा होशियार वहाँ के हम है राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार कहाँ के. वेळ आली दुनियाला सांगायची मी कोण आहे आणि मी काय करू शकतो. सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सोशल मीडिया के ज़रिए हीरोगिरी करते रहते हैं और ऐसी ही हीरोगिरी और गुंडागिरी करना इस यम भाई को ऐसा महंगा पड़ा कि पुलिस विभाग ने उसकी बारात ही निकाली। यही नहीं, यम भाई को अपनी करतूत के लिए सभी से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। छक्क्या पंजांचं ऐकून कुत्री पण ताट चालत्यात, पण आमचे सूत्र येरोडा जेलमधून आलत्यात. लावा ताकद. जाने वाले जरा. हाथ में कोयता लिए लोगों को डराने का काम यम भाई ने किया था, जिसकी भनक पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को पड़ी तो पुलिस ने यम भाई के वायरल हुए वीडियो पर उसे गिरफ्तार कर डाला। तब यम भाई के होश ठिकाने आए। आणि तरुण समाज माध्यमाचा वापर करून दहशत पसरवणे किंवा स्वतःला एक भाई म्हणून किंवा गुंड म्हणून प्रोजेक्ट करणे आणि स्वतःचं उदात्तीकरण करणे यासाठी या सोशल मीडियाचा वापर करतात। तसेच काही प्रकार मागच्या काळात घडले देखील आहेत। तसाच एक प्रकार अलीकडच्या काळात घडला। या युवकाने त्याचा स्वतःचा भाई असलेला व्हिडिओ त्याने पोस्ट केला इंस्टाग्रामवरती आणि स्वतःला तो यम भाई म्हणू लागला आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी काही व्हिडिओज पोस्ट केले। यातून स्वतःचं उदात्तीकरण आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चालना देणे हा एकमेव हेतू याच्यामध्ये दिसतो। आमच्या अँटी गुंडा स्क्वॉड अशा या सायबरच्या मदतीने अशा या गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण करणाऱ्या समाजकंटकांवरती लक्ष ठेवून असताना त्यांच्यावरती वेगवेगळी कारवाई करत असतं। त्याच प्रकारे या तरुणावरती जो स्वतःला यम भाई म्हणतो तर त्याच्यावरती देखील कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्याला त्याच्याकडे जो शस्त्र सापडलं त्याच्यानुसार त्याच्यावरती गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे आणि भविष्यात त्याच्याकडनं अशी कुठलीही चूक होणार नाही किंवा असा गुन्हा घडणार नाही यासाठी कठोर पावलं आम्ही उचलू, त्याच्यावरती प्रतिबंधक कारवाई देखील करू। परंतु आमचं आव्हान असेल एक पोलीस खात्यातर्फे सर्व तरुणांना की अशा प्रवृत्तींना आपण वेळीच आळा घालावा आणि अशा प्रवृत्तींना आपल्या स्वतःच्यामध्ये वाव देऊ नये आणि गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे। बहरहाल यम भाई का नाम मयूर सरोदे बताया जा रहा है, जो पेशेवर गुंडा बताया जा रहा है और यही वजह है कि उसकी दहशत कम करने के लिए पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड काफ़ी चल रहे हैं। जोश में होश खोने वाले इन जैसे असामाजिक तत्वों को इसी तरह जनता के सामने लाकर उनकी बारात निकालनी चाहिए। इसकी ज़रूरत अब आ गई है। पिंपरी चिंचवड़ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत होने वाली वाहन चोरी और सेंधमारी की घटना का पर्दाफाश नंदनवन पुलिस ने किया है, जिसमें 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर चोरी के मामले पहले भी दर्ज होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 नाबालिग आरोपियों से 3 वाहन और 35,000 रुपए का सोना बरामद किए जाने की जानकारी नंदनवन पुलिस द्वारा दी गई है। तीनों नाबालिग आरोपियों पर पहले भी अन्य पुलिस स्टेशन में चोरी के मामले दर्ज हैं, जिसमें कुछ वाहन चोरी और सेंधमारी की घटनाएं नंदनवन और इमामवाड़ा परिसर में बताई जा रही हैं, जिनसे अन्य चोरी के मामलों के भी खुलासे होने की जानकारी नंदनवन पुलिस द्वारा दी गई है। 2 वाहनची चोरी आपल्याकडे 2 दुचाकी वाहन चोरी आपल्याकडे दाखल झालेली आहे। अजूनही कम 3 ते 4 अजून दाखल झालेले आपल्याकडे। त्यापैकी 2 नंदनवन पोलीस स्टेशनचे, 1 इमामवाड्याची आणि 1 पहाडीची घरफोडी आपण ओपन केलेली आहे। आपल्याकडे आपण 3 नाबालिग विधी संघर्ष बालक आपल्याला सापडलेले आहेत, ज्यांच्या पूर्वीचा रेकॉर्ड पण आहे। आपण त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। त्यांच्याकडून आपण 2 दिवसात एकूण 90,000चा मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे। त्यापैकी 1 BO गाडी आहे, 2 ॲक्टिवा, 1 स्प्लेंडर आहे, 1 ॲक्टिवा आहे आणि 35,000 रुपयाचा सोन्याचा व चांदीचे दागिने आहेत त्यामध्ये। तर एकूण मुद्देमाल आपण 90,000 रुपयाचा रिकवर त्यांच्याकडून केलेला आहे आणि अजून चौकशी चालू आहे। त्याच्यामध्ये अजून काही निघते आहे, अजून त्याची तपास सुरू आहे।
सर, जे आरोपी आहेत यांच्यावरती आधीचे कुठले गुन्हे आहेत आणि किती रेकॉर्ड काय सांगता येईल? आधीचे जे गिरीशंकरचे बालक जे आपण ताब्यात घेतलेले आहेत आता सध्या या गुन्ह्यामध्ये, त्यांच्यावरती बुडवीचे पण HBD गुन्हे आहेत, काही वाहन चोरीचे पण गुन्हे आहेत त्यांच्यावरती। महाराष्ट्र माध्यमिक 10वीं बोर्ड के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। इस बार कोविड नियमों के कारण 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जहां स्कूल के मूल्यांकन के आधार पर पूरे राज्य में नतीजे घोषित किए गए, जिसमें राज्य भर में नागपुर विभाग नतीजों में सबसे पिछड़ गया, जबकि कोंकण विभाग के नतीजे 100% रहे। शिक्षा विभाग ने जैसा दावा किया था उस आधार पर स्टेट 10वीं बोर्ड के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें कोंकण विभाग का नतीजा 100% रहा, जो राज्य में अव्वल रहा, जबकि नागपुर विभाग इन सब में पीछे रह गया। नागपुर विभाग में 99.84% विद्यार्थी पास हुए, जबकि इस बार कुल 1,55,505 विद्यार्थियों में से केवल 1,55,263 विद्यार्थी इस वर्ष पास हुए। नागपुर विभाग में कुल 242 विद्यार्थी इस बार फेल हुए हैं। नागपुर विभाग में कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें से गोंदिया जिले में सर्वाधिक 99.61% विद्यार्थी इस बार उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दूसरे क्रमांक पर 99.59%, वही क्रमवारी वर्धा 99.44%, नागपुर 99.28%, तो चंद्रपुर जिले में 99.10% विद्यार्थी इस बार उत्तीर्ण हुए हैं। पूरे राज्य भर में इस वर्ष 10वीं स्टेट बोर्ड की परीक्षा में 15,75,752 विद्यार्थियों में से 15,74,994 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि पूरे राज्य भर में केवल 758 विद्यार्थी फेल होने की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। सभी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को VKB न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हर रोज बयानबाजी करते रहते हैं, जिस पर जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। ये कहना है एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल का, जो नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए बोल रहे थे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को खुद के दम पर चुनाव लड़ना है तो वे लड़ सकते हैं, हमने किसी को बांधकर नहीं रखा है, ऐसा जवाब दिया। आता प्रशांत किशोर ते कन्सल्टंट म्हणून काम करतात। कन्सल्टंट कुठेही जाऊ शकतात आणि कुठेही काम करू शकतात। एका काळात ते 2014 मध्ये BJPचे कन्सल्टंट होते, नंतर त्यांनी BJPला रामराम करून इतर पक्षांना म्हणजे सल्ला द्यायचं काम केलं आहे। आता वेस्ट बेंगॉलच्या इलेक्शननंतर त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे की मी हा कन्सल्टन्सीचा माझा काम सोडून दिलेला आहे। आता ते भेटत असतील, कोणालाही भेटू शकतात। आता त्याच्या म्हणजे आज राजकारणाची दिशा फक्त एक ठराविक व्यक्तीच्यामुळे तो काही निर्धारित होणार नाही। शेवटी प्रत्येक पक्ष आपापली भूमिका त्यांच्या पद्धतीनं मांडत असतो। आता ठीक आहे, ते भेटत असतील, चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यामुळे राजकारणाची दिशा फक्त एकच व्यक्तीच ठरवते असं नाही आहे। महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या हिशोबाने NIT असो की कुठलाही महामंडळ किंवा बाकीचे सदस्य त्याचे नेमायचे असेल, ते तिन्ही पक्षामध्ये फॉर्म्युला ठरलेला आहे। तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी खास करून अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील आणि अजित पवार आणि सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे असे 6 लोकांनी बसून महामंडळाचा वितरण कोणा पक्षाकडे जाईल असं त्यांनी काहीतरी एक फॉर्म्युला तयार केला आहे। त्याप्रमाणे आम्ही आपापली जागा भरणार आहोत नागपुरात। आणि नागपूरमध्ये आता असं आहे की मी विदर्भाचा असून गोंदिया भंडारा माझा क्षेत्र आहे, तो माझा राजकीय क्षेत्र होता, पण त्याचा अर्थ हे नाही आहे। आज शेवटी मला एक पक्षाचा ज्येष्ठ म्हणून ही जबाबदारी आहे की आमच्या पक्षाच्या विस्तारासाठी बाकी लोक भाषा जशी वापरतात तर आम्ही आमच्या पद्धतीने आम्ही तशी भाषा नाही वापरत, आम्ही काम करतो। आता काँग्रेसचा अजेंडा काय आहे ते त्यांना तुम्ही विचारा। फक्त एकच मी सांगतो की महाविकास आघाडीचे जनक आहे शरद पवार साहेब, आणि कोणी काही म्हणो, शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आहे, त्यांच्या नेतृत्वात खाली सरकार चालली आहे, पण जे आघाडी म्हणून जे आहे ते निश्चित त्याच्या मार्गदर्शन शरद पवार साहेबांचंच आहे, यापुढे राहतील। आणि म्हणून बाकीचे लोक काय इकडे तिकडे बोलतात, आता त्याच्यावर दररोज आम्ही म्हणजे तुम्हाला उत्तर द्यायचं, खुलासा करायचा मला काही योग्य वाटत नाही।
पण त्यांच्या वक्तव्यामुळे कुठेतरी आघाडीमध्ये मिठाचा खडा पडला अशी चर्चा आहे. आता मला तर पहिलं हे विचारायचं आहे की त्यांच्या पक्षाच्याच नेतृत्वाला HK पाटील साहेब काय बोलले. आता आम्ही कोणाच्या म्हणजे बोलण्यावर जावं. HK पाटील महाराष्ट्राचे प्रभारी आहे. मल्लिकार्जुन खरगे साहेब त्यांचे राज्यसभेचे लीडर आहे, ते मुंबईला येऊन गेले. आता अशोक चव्हाण साहेब आहेत, बाळासाहेब थोरात साहेब आहेत. आता कोण काय बोलतात त्याच्या आम्ही त्याच्यावर दररोज नवीन म्हणजे विषयावर चर्चा करणं आम्हाला काही कळत नाही. नाराजी आहे का आघाडीमध्ये? मिठाचा खडा पडतोय का त्यांच्या या सगळ्या नेहमीच्या वक्तव्यामुळे? काय फार फरक पडत असतील असं मला वाटत नाही. आता ठीक आहे, ते एक मीडिया इव्हेंट जरूर झालेला आहे. दररोज मीडियाचे इव्हेंट आहे आणि म्हणून आपण आजही संवाद करून राहिलो. माझ्या असेसमेंट एकच आहे की जे HK पाटील प्रभारी जे म्हणतात त्यांच्या बोलण्यात जास्त मी वजन देतो, त्याच्यात जास्त तथ्य असतो, कारण ते डायरेक्टली हायकमांडचे प्रतिनिधी म्हणून ते बोलतात. म्हणून आम्ही आणि HK पाटील आणि बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण साहेब हे तिन्ही लोक पवार साहेबांना स्वतः भेटायला गेले होते, उद्धव ठाकरे साहेबांना भेटायला गेले होते. याचा अर्थ काय? आता इशारा तुम्हाला माहीतच आहे. नाही, पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब नेहमी अधीमधी भेटत असतात आणि ते स्वाभाविक आहे. आज मुख्यमंत्री आहे, त्यांच्याशी संवाद ठेवणं आणि पवार साहेबांच्या जसं मी म्हटलं की आज काही कोणी म्हणो, कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, पण आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवारसाहेबांची एक वेगळी भूमिका आहे. त्यांच्या एक स्टॅचर वेगळा आहे. म्हणून त्यांच्या आणि मुख्यमंत्रीच्या भेटण्यामध्ये काही विशेष काही वेगळा काही तर्क काढायचं काही कारण नाही. नागपुरात स्टॉक लिमिट के विरोध में शुक्रवार को कलमना बाजार बंद रखा गया। वैसे तो समूचे देश में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई स्टॉक लिमिट का विरोध किया जा रहा है, जिसका असर नागपुर में भी देखा गया। कलमना में व्यापारियों ने दिन भर अपनी दुकानें बंद रखकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों से बातचीत करने के बाद व्यापारियों ने इसे अन्यायकारी नीति बताकर स्टॉक लिमिट का विरोध किया है। स्टॉक लिमिट मागे झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। स्टॉक लिमिट पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे। लिमिट मागे झाली पाहिजे, झाली पाहिजे। होपलेस निर्णय सरकारने घेतलेला आहे स्टॉक लिमिटचा, त्याच्या विरोधात आमचा हा बंद आहे। हा पूर्ण देशव्यापी बंद आहे। स्टॉक लिमिट इन द सेन्स व्यापाऱ्याला 200 मेट्रिक टन म्हणजे 2000 पोतेच फक्त साठवणूक करू देऊ शकतात आणि त्यात एका डाळीच्या उत्पादनाचे फक्त 1000 पोते करू शकतात। त्याच्यामुळे आज मार्केटमध्ये माल घेतला तर एकाच व्यापाऱ्याला 1000 पोते होतो। ही स्टॉक लिमिट लावल्यामुळे कोणताही व्यापारी इथे माल घ्यायला धजून नाही राहिलेला आहे। शेतकऱ्यांचे माल पडलेले आहे, त्याच्यामुळे मार्केटची बिकट परिस्थिती झालेली आहे। एकीकडे केंद्र सरकार MSP देते कास्तकारांना खुश करण्यासाठी, लभवण्यासाठी, पण ते आश्वासन पाळण्याची केंद्र सरकारजवळ व्यवस्था नाही आहे। आणि ही स्टॉक लिमिट लावल्यामुळे चण्याचे बाजार असेल जे 4400-4500 रुपयापर्यंत आलेले आहे, 6000 तुवर नाही विकून राहिलेली आहे, त्याच्यामुळे शेतकरी हालाकान झालेला आहे। इकडे व्यापाऱ्यांवर बर्डन आलेलं आहे। त्याच्यामुळे हा मार्केट आम्ही बेमुदती बंद ठेवला होता, पण जेव्हा शेतकरी 7-8 महिन्यापासून सरकेवर आहे, प्रत्येक उद्योगधंद्यात प्रत्येक घटकाचे लोक रस्त्यावर येऊन पण त्यांची मागणी पूर्ण होत नाही, तर आम्ही आमच्या कास्तकारांवर कशाला अन्याय करावा म्हणून मार्केट चालू केला। पण आजचा बंद हा देशव्यापी बंद असल्यामुळे आमचं जाहीर समर्थन आहे त्याच्यात। नागपुर में छत्रपति शिवाजी बस वाहतुक महामंच द्वारा पुलिस उपायुक्त को ई चालान के विरोध में निवेदन सौंपा गया। महामंच के सदस्यों ने पुलिस उपायुक्त को निवेदन किया कि कोरोना महामारी के कारण वैसे भी उनका कार्य ठंडा पड़ा है, ऐसे में सड़क पर उनके वाहन खड़े किए जाते हैं तो उन्हें ट्रैफिक विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। ऐसे में वो चालान भरे या गाड़ियों की EMI, इन बातों से परेशान छत्रपति शिवाजी बस वाहतुक महामंच ने अपनी आप बीती VKB न्यूज के साथ साझा की। आम्ही छत्रपति शिवाजी बस वाहतूक महामंच नागपूर या माध्यमातून आम्ही आज सारंग आव्हाड साहेब उपायुक्त
वाहतूक शाखा नागपूर शहराला निवेदन देण्यासाठी आलो. आमचा एक महत्त्वाचा एक म्हणजे विषय असा आहे की जे आज नागपूर शहरामध्ये ई चालान, जो ई चालान गाडी उभी असताना गाडीमध्ये ड्रायव्हर नाही आणि सीट बेल्टचं चालान देऊन राहिले, अशा भरपूरशा गोष्टी आहे. ते चालानच्या ज्या विषय आहे त्या विषयाला घेऊन आम्ही इथं निवेदन देण्यासाठी आलो. सर्वात महत्त्वाचा विषय असा आहे की आता आमच्याकडे भरपूरसे असे चालन आहे जमा, ते आम्ही ते हार्ड कॉपी घेऊन त्याच्या साहेबाशी चर्चा करण्यासाठी आलो आहे. तर एक म्हणजे महत्त्वाचा विषय असा की आज 4 वाजता नंतर नागपूरमध्ये नाकाबंदी आहे आणि आमचे एक सदस्य म्हणजे तो रात्री 12 वाजता ती बस नाकाबंदीला थांबवली आणि त्याला चालन दिला 500 रुपयाचे आणि त्याच्यामध्ये रिमार्कमध्ये त्यांनी टाकलं की विनाकारण फिरताना आढळले. आता मला तरी सांगा, मला याचं उत्तर द्या म्हणा की एक 17 सीटर बस तो ड्रायव्हर विनाकारण कशाला फिरायला घेऊन जाईल. हे अशा भरपूरशा गोष्टीमुळे आम्ही बसवाले भरपूर त्रास होऊन आला. म्हणजे प्रत्येक वाहनाला तरी हा विषय आहे. ही चालन काढली, फोटो आला चालन, घरी आपण जात नाही, चालन येऊन जाते आणि मग इमेज पाहतो काहीतरी रिमार्कमध्ये लायसन नाही आहे, ते नाही, असे विषय घेऊन ते आम्हाला फाईन करून आले. याच्यासाठी आम्ही या संदर्भासाठी आम्ही बोलासाठी सागरकडे इथं भेटायला आलो. सर, मेरा नाम आशीष पाली है. गुंजन ट्रैवल्स के नाम से मैं फर्म चलाता हूँ. टूर्स एंड ट्रैवल्स का हमारा बिजनेस है. लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.25 साल से गाड़ियाँ लगातार खड़ी है. जेब से EMI ड्राइवर कंडक्टर के पगार देने में आ रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन देने में आ रहे हैं, इंश्योरेंस देने में आ रहा है, और कुछ गाड़ियाँ अगर नॉन यूज़ में लगी है और कुछ गाड़ियाँ अगर चलती है तो चलते समय पे गाड़ियाँ अगर रास्ते से जाती भी है या बाजू में खड़ी भी रहती है तो लगातार उसको जो है ई चालान आता है. ये लॉकडाउन के अंदर में मुझे लगभग 24 चालान आए हैं और 24 में से मैं 16 चालान भर चुका हूँ और 8 चालान मेरे अभी भी बैलेंस है. तो आज ऐसी हमारी हालत है, हम टैक्स भरे, EMI के हफ्ते भरे, एक तो फाइनेंसर की अलग दिक्कत है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन की अलग दिक्कत है, इंश्योरेंस की अलग दिक्कत है, और बीच में अगर पुलिस वाले हमको एंट्री के लिए परेशान करते हैं और साथ ही साथ लगातार ई चालान हमारे को आ रहे हैं, तो हमने कैसा हमारा गुजर बसर करना, इसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए सर के पास, DCP साहब के पास. नागपुर के कलमना मार्केट के APMC घोटाले की मांग विधायक कृष्णा खोपड़े ने की थी, जिस पर अब राज्य सरकार के सहकार मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं. करोड़ों रुपए के APMC घोटाले को उजागर करने वाले विधायक कृष्णा खोपड़े का दावा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता समेत बड़े अधिकारी घोटाले में लिप्त हैं. इस पूरे मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े से खास बातचीत की VKB न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाऊ ने. APMC में बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच के आदेश कहीं न कहीं राज्य सरकार ने दी है, जिसकी मांग विधायक कृष्णा खोपड़े ने की थी. इस वक्त हमारे साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या था और कब से वो मांग करते आ रहे हैं. सर, ये घोटाला क्या था APMC का और कब से आप इसके पीछे पड़े हो? APMC में बड़े पैमाने पर इसके पहले भी अनेक प्रकार के घोटाले हुए, अनेक प्रकार की अनियमितता हुई. इसके पहले भी एक पाटिल समिति करके शासन ने नियुक्त किया था, उनका रिपोर्ट भी शासन को सादर हो गया और उस रिपोर्ट अगर पढ़ोगे तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे उसके ऊपर गंभीर रूप से उन्होंने आरोप भी लगाए थे. इसके बाद मोमिनपुरा के अंदर लगभग 60 साल के पहले से अवैध रूप से बेकायदेशीर रीत्या वहाँ पर बकर मंडी थी. इसकी जानकारी APMC को थी क्योंकि APMC के अधिकारी वहाँ जाते आते रहते थे और मिली भगत के कारण वो इनलीगल बकर मंडी वहाँ पर थी. लगातार हमने प्रयास किए कि वो बकर मंडी APMC में आना चाहिए. जब कोविड के काल के अंदर वो APMC में लाने का हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें हमको सफलता भी मिली. आज वहाँ पर मोमिनपुरे के अंदर काश्तकार हलाकान होते थे, काश्तकार अपना माल बेचने के लिए लाते थे, उनकी लूटालूट बड़े पैमाने पर होती थी. ये सारी जानकारी APMC के प्रशासक को थी, लेकिन APMC के प्रशासक के ऊपर राजकीय दबाव था, राजकीय नेताओं का उन पर आशीर्वाद था और इसलिए लगातार इसकी अपेक्षा हो रही थी. मैं तो बाला साहेब पाटिल जो सहकार मंत्री है उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनको मैंने पुरावे के साथ इस बकर मंडी के डॉक्यूमेंट उनको सादर किया और उस आधार पे जो कार्रवाई भी इसके पहले भी उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दिए थे, लेकिन भूसारी राजेश भूसारी ये सीनियर अधिकारी होने की वजह से जूनियर अधिकारी को इंक्वायरी सौंपी गई थी और इसलिए उसकी इंक्वायरी अभी सीनियर अधिकारी खंडा गड़े सहकार क्षेत्र के एक अच्छे अधिकारी है,
उनको अधिकार उन्होंने अभी सौंपा है, वो उनकी चौकसी करेंगे। मोमिनपुरे के अंदर आज इतने सालों से बकर मंडी थी और लगभग 51 दलाल वहाँ पर थे। 51 दलालों ने उस जमाने में कृषि उत्पन्न बाजार समिति थी, उस समय उन्होंने लाइसेंस निकाले थे, लेकिन इन 50-60 सालों के अंदर एक भी महसूल उन्होंने भरा नहीं, एक भी राजस्व टैक्स उन्होंने भरा नहीं। जबकि तुम रहो चाहे मैं रहूँ, अपन हर साल कोई भी चीज़ का रिन्यूअल होता है, चाहे लाइसेंस हो, इनकम टैक्स हो, जो भी करना है अपन को हर साल अपन टैक्स भरते हैं। लेकिन इन्होंने 50 साल के अंदर ना टैक्स उसका भरा, ना लाइसेंस उन्होंने रिन्यूअल किए। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एपीएमसी के अंदर ये बकर मंडी आप शिफ्ट करो, उसके एक दिन पहले प्रशासक और उनके संबंधित नेताओं ने मिलकर एक दिन पहले ये सब लाइसेंस उनके रिन्यूअल किए, जबकि कायदे से लाइसेंस रिन्यूअल हो सकते नहीं, क्योंकि उनको ब्लैक लिस्ट करना था, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करना था, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का महसूल उन्होंने डुबाया है। और लाइसेंस भी ऐसे थे कि एक एक परिवारों के 5-5, 6-6 लोगों के नाम से लाइसेंस थे। और इसीलिए इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने शासन को दिया और शासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से अभी उम्मीद है कि ये एपीएमसी का पूरा ये भांडा फूटेगा। इसकी प्रामाणिकपणे अगर इसकी जांच हुई तो अनेक राजकीय नेता, क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी कि मोमिनपुरे से ये बकर मंडी एपीएमसी में शिफ्ट हो, क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का हाथ था, ग्रामीण के जो खासदार थे उनका भी हाथ था। वो भी चाहते थे कि ये बकर मंडी मोमिनपुरा के अंदर ही रहे और काश्तकारों की ऐसी लूट होते रहे, यही उनकी शायद इच्छा होंगी। लेकिन हम सब ने मिलकर वहाँ मार्केट में, एपीएमसी में मार्केट में वो लाए, बकर मंडी लाए। और आपको आश्चर्य लगेगा, जब से ये बकर मंडी वहाँ पर आई है, लगभग 15 लाख रुपए महीने का शासन को वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। एपीएमसी को उनका निधि 15 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि 50-60 साल के अंदर कितने करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये सभी के अभी ध्यान में आएगा। लेकिन इसकी इंक्वायरी निश्चित रूप से जो आदेश शासन ने दिए है, और मुझे आशा है कि ये निश्चित रूप से इसका मार्ग निकलेगा और अच्छे इसमें बड़े पैमाने पर लोग फंसेंगे। कृष्णा जी, आपने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इसमें राजनीति हुई है और कई सारे प्रशासकीय अधिकारी इसके चपेट में हैं। करीब कितने का ये भ्रष्टाचार है और कौन कौन ऐसे जो राजनेता है, कौन से पार्टी से जुड़े हुए, इसी साफ तौर पर एपीएमसी के अंदर किसके भरोसे एपीएमसी चलती है, किसके दबाव के अंदर प्रशासन काम करता है, ये नाम बताने की आवश्यकता है, ये जग जाहिर है। क्योंकि सभी को मालूम है कि एपीएमसी के अंदर जब जब भ्रष्टाचार हुआ, इसके पहले भी जो कमेटी बैठी थी, जो उनके अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने भी अनेक प्रकार का वहाँ पर घोड़ किया। खुद को अधिकार न रहते हुए उन्होंने गाड़े को, वहाँ के दुकानों को रजिस्ट्री करके देने का भी काम किया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठी, वो भी प्रकरण दबाने का प्रयास उनके माध्यम से हुआ है। और इसलिए एपीएमसी के अंदर बड़े पैमाने पर ये घोटाले हो रहे। इसके बाद और एक घोटाला सामने आने वाला है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि लगभग ये बकर मंडी का शासन को जो महसूल मिलने वाला था 50 करोड़ के आसपास, वो महसूल 50 करोड़ का महसूल ये दलालों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से ये मिला नहीं। और निश्चित रूप से क्योंकि आज हम जनप्रतिनिधि है, हमारे नगर सेवक है, हम एक एक रास्ते के लिए 10-10 लाख रुपए का प्रोविजन के लिए हम इधर उधर भटकते रहते, और ये करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने शासन का महसूल बढ़ाया। और इसलिए प्रशासक ये शासन का प्रतिनिधि होता है, ये प्रशासक की जवाबदारी थी कि नियम और कायदे के ऊपर उन्होंने काम करना था। लेकिन बेकायदेशीर पने उन्होंने सब ये धंधे किए, ये काम किया, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। अंतिम सवाल, 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है इसकी जांच के लिए, कितनी उम्मीद है आपको कि वो निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करेगी, क्योंकि सत्ता में उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं की जांच करनी है? नहीं, सत्ता में महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है ये सबको मालूम है। ये तिकड़म सरकार की आघाड़ी बैठी हुई है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एक में के भ्रष्टाचार के चट्टे बट्टे निकालने वाले, और इनका एक मुँह धंधा भी भ्रष्टाचारियों का है। लेकिन ये महसूल है, महसूल के साथ कभी छेड़छाड़ कोई अधिकारी करता नहीं, क्योंकि ये इसके भरोसे शासन चलता है।
इसके भरोसे राज्य का विकास होता है और महसूल मिले और महसूली की वसूली हो, ये जवाबदारी जो वहाँ का इंचार्ज रहता है, जो वहाँ का जो प्रमुख रहता है, ये उसकी जवाबदारी रहती है। परंतु इस प्रकार का उन्होंने अनदेखी किया या बोलो क्या भ्रष्टाचार के अंदर वो भी उसमें नेताओं के साथ शामिल होंगे, दलालों के साथ उसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से बाला साहेब पाटिल जो सहकार मंत्री है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहकार मंत्री है और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि एक संसदीय समिति जो उन्होंने इंक्वायरी की जो बिठाला है और निश्चित रूप से उसमें न्याय मिलेगा और ये प्रकरण जनता के सामने आए। कांग्रेस के कुछ बड़े नाम इस घोटाले में सामने आएंगे ऐसी उम्मीद? कहा है ना, जिनके भरोसे प्रशासन दबाव में चलता है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को नाम इसका मालूम है। वो जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो अवैध रूप से जितने भी काम होते हैं, इनलीगल तरीके से होते हैं, बेकायदेशीर तरीके से जो काम होते हैं, ये सब कुछ मालूम है, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से ये इंक्वायरी स्पष्ट रूप से अगर इंक्वायरी होंगी ऐसा मुझे अपेक्षा है, क्योंकि जिन अधिकारियों की उन्होंने नियुक्त किया है एक अच्छे अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी है और निश्चित रूप से इसमें सबको न्याय मिलेगा। तो निष्पक्ष रूप से ये जांच होनी चाहिए ऐसा विश्वास कृष्णा विधायक खोपड़े ने लगाया है। वहीं अगर बात की जाएगी इस एपीएमसी घोटाले की तो बरसों से वो इसकी ओर उड़े हुए थे और कहीं ना कहीं मांग की थी कि कई राज्य सरकार से कि इसकी जांच होनी चाहिए और आज जांच के आदेश निकले। 3 सदस्यीय समिति को इसके लिए नियुक्त किया गया है और आने वाले दिनों में इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो ऐसी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन वर्तमान में डेंगू पर पसार रहा है। शहर के हर क्षेत्र में फैलते जा रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर अब प्रशासन भी सकते में है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को मनपा मुख्यालय में आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद जहां भी डेंगू का मरीज पाया जाए उसके आवास के आसपास के 500 घरों का सर्वेक्षण करने के आदेश अधिकारियों को जारी किए गए। मनपा आयुक्त ने कहा कि शहर में डेंगू से बाधित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नियंत्रण के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। डेंगू का लार्वा केवल स्वच्छ और साफ पानी में ही बढ़ता है। यहीं से मच्छरों की पैदावार बढ़ती है, जिससे लोगों के घरों का सर्वेक्षण कर जहां पानी जमा रहता है ऐसी जगहों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए। फ्लावर पॉट, कूलर की टंकी, टायर, वाहन दुरुस्ती की दुकानों में पानी जमा रहता है, इन्हें खाली करने की अपील की जानी चाहिए। साथ ही लोगों में इसे लेकर जन जागृति की जानी चाहिए। डेंगू पर नियंत्रण के लिए माइक्रो प्लानिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों ने दिए। नागपुर के संविधान चौक पर शुक्रवार को नागपुर महानगर पालिका अस्थायी कर्मचारी संगठन की ओर से अपनी विविध मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया। संगठन के अध्यक्ष जम्मू आनंद ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर किया। कोविड उपचार भत्ता देना होगा, कोविड उपचार खर्चा देना होगा। आरोग्य कर्मचारियों के साथ मनमानी नहीं चलेगी। कंट्राटी आरोग्य कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा।
शहर के संविधान चौक पर शुक्रवार को महानगर पालिका के प्रशासन के खिलाफ अस्थायी कामगारों ने अपनी मांगों के चलते मांग दिवस मनाया। इस मांग दिवस के दौरान अस्थायी स्वास्थ्य सेविकाओं की ओर से जम्मू आनंद ने की अगुवाई में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना जैसी भीषण समस्या के बीच स्वास्थ्य सेविकाओं ने घर घर जाकर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर जनता के स्वास्थ्य का कार्य किया और महानगर पालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की जंग लड़ी। बावजूद इनके इन अस्थायी स्वास्थ्य सेविकाओं को अब तक मनपा ने कोई प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया है, जबकि मनपा प्रशासन का उत्तरदायित्व था उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। इसके अलावा अन्य भी मांगे जम्मू आनंद ने रखी। जम्मू आनंद नागपुर महानगर पालिका अस्थायी आरोग्य कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी है, नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 34 ऐसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र और हेल्थ पोस्ट है। इसके अलावा क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम के आरोग्य कर्मी और आशा बहनें, ऐसे तमाम अस्थायी आरोग्य कर्मचारियों की ओर से मांग दिवस मनाया जा रहा है और मांग दिवस का आह्वान नागपुर महानगर पालिका अस्थायी आरोग्य कर्मचारी संगठन ने किया है। जिन मांगों को लेकर पदाधिकारी, महापौर और निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मुख्य रूप से ये कि कोविड का जो दूसरा चरण है वो लगभग खत्म होते हुए आ रहा है, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों के लिए मनपा ने किसी प्रकार का प्रोत्साहन पर भत्ता लागू नहीं किया, जाहिर नहीं किया, जबकि पहले चरण में 3 महीने का मनपा ने प्रोत्साहन पर भत्ता जाहिर किया था। उसी प्रकार जो कर्मचारी इतने कठिन परिस्थिति में अपने आरोग्य को दांव पे लगाकर शहर के नागरिकों की आरोग्य की सुरक्षा और सेवा की, आज ये तमाम कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी असुरक्षित है जहां तक आरोग्य का मामला है। आशा बहनें जिस प्रकार का काम करती है वो बहुत ही बुनियादी है और वो सारा काम आरोग्य से संबंधित है, इसलिए उनको समुदाय आरोग्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर मांग दिवस मनाया जा रहा है। 4-4:15 बजे माननीय महापौर, प्रथम नागरिक, उनसे यूनियन का एक शिष्टमंडल मिलने जाने वाला है। इन सारी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। बुल्ढाना में पिकनिक मनाने गए विद्यार्थियों से मारपीट कर लूटपाट मचाने वाले आरोपियों को बुल्ढाना ग्रामीण पुलिस ने 12 घंटे के भीतर धर दबोचा। घटना बुल्ढाना जिले के गिरडा की बताई जा रही है, जहां अजिंठा पर्वत के जंगलों में पिकनिक मनाने कुछ छात्र आए हुए थे। इस दौरान महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से मारपीट कर उनके पास के मोबाइल व नकद रुपए लेकर 4 आरोपी फरार हो गए। इस बात की शिकायत विद्यार्थियों ने बुल्ढाना ग्रामीण पुलिस को कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइट। काल दिनांक 14/7/2021 रोजी पोलीस स्टेशन बुलढाणा ग्रामीण हद्दीतील मौजा गिरडा ह्या गावामध्ये ASPM आयुर्वेदिक महाविद्यालय येथील काही विद्यार्थी पिकनिकसाठी फिरायला गेले होते। पिकनिकसाठी ते त्या ठिकाणी फिरत असताना 4 इसम, अनोळखी अज्ञात इसम हे त्या ठिकाणी आले आणि त्यांना थांबून त्यांना मारहाण करून त्यांच्या जवळील 4 मोबाईल व नगदी असे एकूण 46,250 रुपयाचा माल त्यांनी जबरीने हिसकावून नेला, अशी तक्रार पोलीस स्टेशनला फिर्यादी भूषण रमेश राठोड हे जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी पोलीस स्टेशनला दाखल केली आणि त्या दाखल झालेल्या तक्रारीवरून आम्ही लगेच तक्रारीची दखल घेऊन आरोपीचा मागसूस काढून त्याचा पाठलाग करून आरोपी जे हे आहेत त्याचा काही आमच्या गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती घेऊन आरोपीची माहिती घेतली आणि त्याच्यानंतर असं समजलं की हे आरोपी मड आणि जळगाव जिल्ह्यातील राहणारे आहेत।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अब सभी नेशनल हाईवे पर स्थित टोल नाकों में सोलर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य करेंगे। वे CII के पदाधिकारियों के साथ सौर ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भरता विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। इस संवाद के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत 175 गीगावाट सोलर ऊर्जा निर्माण करने में सफल होगा। इस क्षेत्र में देश दुनिया में 5वें क्रमांक पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2030 तक देश 450 गीगावाट सोलर ऊर्जा निर्माण का टारगेट पूरा करेगा। गडकरी ने कहा कि सौर ऊर्जा के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूफटॉप सोलर प्रणाली को अधिक विस्तार देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है। गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे पर आने वाले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ के रोड निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 8000 किलोमीटर का 22 ग्रीन नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इसके अलावा 8500 किलोमीटर हाईवे का निर्माण नेशनल लॉजिस्टिक मास्टर प्लान में किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन 4 राज्यों में हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन के करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि जैविक ईंधन के उपयोग को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। 8 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल आयात पर नियंत्रण रखने के लिए यह जरूरी है। इतना ही नहीं, वाहनों के चार्जिंग के लिए भी सोलर ऊर्जा का उपयोग हो, इसे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पर्याप्त सोलर ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। इससे वाहन चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक से कम खर्च होगा। तो शाम के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।